नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे भले होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण जो क्लास 10वीं का है, मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव और 2 अंक स्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रयास करते हैं कि एक वीडियो में आप लोग को जहां तक हो सके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को क्लियर करा सके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और समझने का प्रयास कीजिए। यह जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नाम से स्पष्ट है, वैसा समीकरण जिसमें अचर पद तो होगा ही और चर पद भी होगा ही। तो चर पद की घात कितनी होनी चाहिए? 2। पहले आप लोग बहुपद पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा चर पद और अचर पद। अचर पद होता है न्यूमेरिकल, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब हैं आपके अचर पद, इनका मान कभी नहीं बदलता है। चर पद जो होते हैं वो एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कहेंगे किसको? तो द्विघात समीकरण कहेंगे कि वैसा समीकरण जिसमें चर पद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चर पद की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, इसके 2 हल होते हैं। एक बात और कंसीडर करने वाली बात, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। मूल और हल दोनों एक ही है, तो मूल जो है वो आपका और हल जो है, द्विघात समीकरण के मूल भी 2 होंगे और हल भी 2 होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण, त्रिघाती अगर समीकरण पूछेगा तो उसके मूल कितने होंगे? 3 होंगे और उसके हल भी 3 होंगे। तो इसके 2 हल होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। द्विघात में क्या होगा? 2 मूल होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा हमेशा धनात्मक होगा और बीटा हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, हम एक यहाँ पर समीकरण ले लिए हैं, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो x² जो x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक क्या होगा? हमेशा a लिया जाता है, x का गुणांक b लिया जाएगा और अचर पद का गुणांक क्या होगा? c होगा। ठीक, x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा, अचर पद का गुणांक c होगा। यहाँ पर देखिए एक समीकरण लिए हैं हम, 4x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? x² कितने से गुना हो रहा है? तो x² का गुणांक 4, यानी कि x² कौन सी संख्या से गुना हो रहा है? तो अगर वो 4 से है तो 4 लिखेंगे। अब x का गुणांक, x किस संख्या से गुना हो रहा है? x का गुणांक कितना हो जाएगा? 6। और अचर पद यानी c कौन सा होगा? 2। यहाँ क्या हो गया? a बराबर 4, b बराबर 6 और c बराबर 2 होगा। इस तरह से आप लोगों ने देखा आप लोग किस तरीके से द्विघात समीकरण में a, b और c का निर्धारण कर सकते हैं। अगर आपने इसका निर्धारण कर लिया तो आप लोगों की सहूलियत बढ़ जाती है, धीरे धीरे आप सवाल को हल करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बने रहिए वीडियो में, आगे चलते हैं। अभी तो आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में जाने हैं, a, b और c के बारे में जाने हैं। अभी हम आप लोगों को अल्फा, बीटा, मूल, विवेचक सबके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिए वीडियो के साथ। अब चलिए देखिए, द्विघात समीकरण यदि ax² bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण है तो विवेचक
डी, डी का मान क्या होगा, विवेचक जो है वो क्या होता है, विवेचक का मान यानी डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां हमने अभी पीछे बता दिया है बी कहां से आएगा, ए कहां से आएगा, सी कहां से आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा भी है, विवेचक को डी से निरूपित किया जाता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या होगा, एक बार बोलिए तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अगर अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, तीन ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, तीन ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, आपको एक एक नंबर अगर जोड़िएगा तब जाके आप 90, 95 या 100 पर पहुंचिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका त्रिकोणमिति खूब बढ़िया है तो आप 100 में 100 ले आइएगा या 100 में 90 ले आइएगा, आपका समांतर श्रेणी बहुत बढ़िया है तो भी आप ले आइएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको हर एक यूनिट पर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। तो विवेचक यानी डी का मान अगर शून्य से बड़ा होगा, डी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने देखा होगा, यदि डी का मान डी ग्रेटर देन 0 है तो मूल कैसे होंगे, तो वास्तविक और असमान होंगे। डी अगर बराबर 0 हो गया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का मान 0 से कम है, माइनस में आ गया, तब मूल क्या होंगे, अवास्तविक और असमान होंगे, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर शून्य से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी विवेचक का मान शून्य के बराबर होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का मान माइनस में आएगा ऋणात्मक होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मूल अवास्तविक और असमान। हो गया क्लियर। समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा क्या होता है, अल्फा हम पहले ही बताएं कि अल्फा धनात्मक मूल होगा और बीटा क्या होगा, ऋणात्मक मूल होगा। क्लियर है। तो मूल अल्फा बीटा अगर हमें एक साथ निकालने हैं तो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा एक बार, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, क्योंकि डी का मान ये जो है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डी का मान है, हम तो यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं कि अगर डी विवेचक निकालना है हम लोग क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए अल्फा का मान माइनस बी, हम बताए थे अल्फा धनात्मक होगा तो डी जो है वो प्लस में लिया जाएगा, अल्फा में दोनों फॉर्मूला सेम है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। केवल इस प्लस के जगह पर यहाँ पर बीटा में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। यानी कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, बीटा बराबर हो गया माइनस बी माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए द्विघात समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होगा, यह आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये तो थी हमारे पाठ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम चलते हैं मूल मुद्दों पर। ये हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं और कहाँ से आते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मूलों का योग, मूल हमारे था क्या, अल्फा प्लस बीटा, योग कह रहा है तो जुट जाएगा, मूल अल्फा और बीटा था, मूल क्या थे, अल्फा और बीटा, योग कह रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है मूलों का योग बराबर माइनस बी बट्टा ए। अब ऐसा नहीं है किसी समीकरण में मूलों का योग पूछा तो हम लोग पहले उसके मूल निकालेंगे, उसके बाद उसे जोड़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे, इतने में क्या होगा, हमारा दूसरा सवाल छूट जाएगा। हमें सवाल छोड़ना नहीं ना है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत बच्चों को परेशानियां होती, वे क्या करते हैं
ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला का उपयोग कम करते हैं और वो लंबे प्रोसेस में चले जाते हैं। जितना देर में आप 4 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उतना देर में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका ऑब्जेक्टिव आंसर शीट पहले ले लिया जाएगा। यह बात ध्यान रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आंसर शीट आपको 1.5 घंटे में ले लिया जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमें फॉर्मूला भी याद रखना है और फॉर्मूले के अनुसार सवाल को सॉल्व भी करना है। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बट्टा ए। तो एक और फॉर्मूला आप लोगों को बता रहे हैं, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर क्या होता है। किसी किसी सवाल में ये डाल दिया जाता है कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात वही है, मूलों का योग बट्टा मूलों का गुणनफल। मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, और मूलों का गुणनफल सी बट्टा ए, बट्टा में ए बट्टा में दोनों क्रॉस कर गया, बच गया क्या, माइनस बी बट्टा सी। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का अगर मान ज्ञात करना है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी बट्टा सी। ठीक, अब देखिए एक सवाल हम यहाँ दिए हैं, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, बी कितना हो जाएगा प्लस 2, सी कितना है माइनस 3। फिर से बता देते हैं हम, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक प्लस 2 और सी का गुणांक माइनस 3। क्लियर है। अब मूलों का योग ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है तो हमें फॉर्मूला पता है माइनस बी बट्टा ए, तो यहाँ प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, माइनस में 2 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बट्टा में ए का मान कितना है 1, तो ये 2 में 1 से भाग लग गया, कितना आ गया माइनस 2, यानी हमारा आंसर क्या हो गया माइनस 2। अब मान लीजिए अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता रहता तो अब हम इस पे क्या करते, हल करते, कैसे, मूल कैसे निकालते, मूल निकालते पहले माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब उससे हम अल्फा निकालते, बीटा निकालते, फिर दोनों को जोड़ करते, तब हमारा आंसर आता। उसमें हमें समय लगेगा ज्यादा, वैसा प्रश्न हम, क्योंकि उसमें समय लगेगा ज्यादा तो हमारे पास परीक्षा में समय सीमित रहता है, तो सीमित समय रहता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करके उस फॉर्मूला पर सवालों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब देखिए यहाँ एक सवाल रखे हैं, सवाल देखिएगा, आप लोग बनाइएगा साथ साथ, और नहीं तो हम भी बना रहे हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल करें। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके से बनाया जाता है, ये एक गुणनखंड सूत्र है और एक द्विघात सूत्र है। गुणनखंड सूत्र आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, 10th में ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम द्विघात पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए द्विघात सूत्र पर ही हम सवाल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण है क्या, समीकरण है एक्स स्क्वायर घटे 3x और घटे 10। क्लियर है। तो ए बराबर हो गया आपको 1, बी बराबर हो जाएगा -3, सी बराबर हो जाएगा -10। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, हमारे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग सीख भी गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो डी पहले निकाल लें और नहीं तो फॉर्मूले में ही निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में ही चलते हैं, एक ही साथ में काम खत्म कर देंगे। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस में 3 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बी का मान -3 का होल, सॉरी -3 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 और सी का मान हो जाएगा -10। ये क्या, सॉरी अभी तो बट्टा वाला बचा ही था, बट्टा में 2 गुने ए का मान कितना है 1,
आप देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में 3 आ गया, ठीक, प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 10 से कम 10 और 10 चौक 40, ये माइनस है, ये माइनस क्या हो गया प्लस 40 बट्टा में 2, ये प्लस माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस माइनस था, तो यहाँ हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट अंदर 40 और 9 49 बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर हो जाएगा +3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता है 7 बट्टा में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, तो एक बार प्लस के साथ चलेंगे, एक बार माइनस के साथ, इसीलिए अल्फा बराबर हो जाएगा +3 प्लस 7 बट्टा 2, यानी कि +10 बट्टा 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि +5। अल्फा का मान कितना आ गया +5। अब बीटा बराबर क्या होगा +3, अब बताए थे माइनस लेके चलना है, तो -7 बराबर बट्टा में 2, 7 में से 3 गया, क्या बच गया -4 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका मान आ गया -2। अतः अल्फा बराबर +5 और बीटा बराबर -2, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया 5 और बीटा बराबर -2, ठीक है। फिर देखते हैं अगला सवाल पर। यहाँ पर देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी डाल देता है और कभी सब्जेक्टिव में भी डालता है। तो यहाँ पर आपको है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना, क्लियर है। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x² का गुणांक a 1, b बराबर हो जाएगा 5 x का गुणांक, c बराबर हो जाएगा 6। हम बताए हैं प्रश्न से किस चीज का हल करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको लिख सकते हैं मूलों का योग और बट्टा में मूलों का गुणनफल, क्योंकि देखिए प्लस में रहेगा तो योग ही होगा, इंटू में है तो गुणनफल होगा, तो मूलों का योग होता क्या है -b बट्टा a और बट्टा में माइनस कर रहे हैं बट्टा c बट्टा a, हम पहले भी बताए थे इस a से ये खत्म हो गया -b बट्टा c। अब अतः -b का मान कितना हो जाएगा -5 और बट्टा, सॉरी पहले इसको ये लिख देते हैं, अतः -b बट्टा c बराबर क्या हो जाएगा -5 और बट्टा में 6, इसीलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया -5 बट्टा 6, ये हमारा आंसर आ गया। यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी डाल देता है, कभी कभी 2 अंक स्तरीय में पूछता है, इस तरीके से आप लोग इसे साधारण तरीके से बना सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा द्विघात समीकरण से संबंधित हमने कुछ हल्के हल्के प्रश्न ही इसमें बताए हैं, और इसके और कुछ प्रश्न लेकर हम अगले पार्ट में अगले पार्ट में हम मिलते हैं आप लोगों से। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।